एलएलबी 6 सेमेस्टर में जो साक्ष्य अधिनियम है, साक्ष्य अधिनियम, इसका कुछ पोर्शन आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जा चुका है। अब 6th सेमेस्टर में जहां से आपका सिलेबस शुरू होता है एलएलबी 6 सेमेस्टर का, वह है सबूत का भार। यहां से एलएलबी 6 सेमेस्टर के सिलेबस की शुरुआत होती है कि सबूत का भार क्या है। अब आइए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत सबूत के भार का क्या मतलब है और इन प्रावधानों के से हम किस तरीके से साक्ष्य की विधि को समझ सकते हैं। तो आइए सबूत का भार देखते हैं, ये क्या है। सबसे पहले हम जो है बेयर प्रोविजन को देख लें। धारा 101 में जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार, ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व, विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों पर निर्भर है जिन्हें वह व्याख्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। अब जरा देखिए, जो धारा हमारी 101 है, ये सबूत के भार के बारे में बताती है। इस धारा के पेयर को अगर हम देखें, क्या कहता है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों पर निर्भर हैं जिन्हें वह प्राख्यान करता है और उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ बातें ये समझ में आती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी बात को यह कहता है कि न्यायालय उस पर अपनी संस्तुति दे, उस पर निर्णय दे, उसके पक्ष में दे कि वह किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय करे, तो उसे उन तथ्यों का जिस पर वह विधिक अधिकार और दायित्व चाहता है, उसे उन तथ्यों को साबित करना होगा। जो व्यक्ति चाहता है कि न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय सुनाए, तो उसे अपने पक्ष को साबित करने के लिए अपने विधिक अधिकारों और दायित्वों को सबूत के तौर पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, ए जो है बी से ए जो है यह चाहता है कि न्यायालय
यह निर्णय कर दे कि जो जिस मकान में बी रह रहा है वह उसका है। अगर ए यह चाहता है न्यायालय से कि न्यायालय यह निर्णय कर दे कि जिस मकान में बी रह रहा है वह ए का है, तो ऐसे में सबूत ए को देना पड़ेगा कि वह अपने इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि वह मकान उसका है और वह बी से उसको खाली कराना चाहता है। इसका सबूत ए को देना पड़ेगा। अगर दृष्टांत जो धारा 101 में दिया गया है उसके अनुसार अगर उसको भी हम देखें तो उसमें ए नामक व्यक्ति ने जो है बी से यह चाहता है कि वह जो संपत्ति ए को मिली है वह बी के पिता ने उसको बिल के तौर पर दी है। तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी होगी कि बी के पिता ने उसको संपत्ति दी है। उसके पहले तक संपत्ति बी की ही मानी जाएगी। यहाँ इस प्रावधान से हम यह समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों या दायित्वों के बारे में न्यायालय से निर्णय चाहता है उसे ही न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसे साबित करना होगा कि जो बात वह कह रहा है वह सत्य है और वह सबूतों पर आधारित है। अगर यह बात वह साबित कर देता है तो सबूत ये न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय सुना सकता है। तो धारा 101 सबूत का भार के बारे में बात करती है। सबूत का भार कभी बदलता नहीं है, यह हमेशा स्थायी रहता है। किसी एक व्यक्ति पर जिस पर यह सबूत का भार होता है उसे ही साबित करना होगा कि वो जो बात कह रहा है वो साक्ष्य पर आधारित है। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो यहाँ पर उसका फेल्योर माना जाएगा। सबूत का भार धारा 101 के तहत बदलता नहीं है, वह स्थायी रहता है। इसमें थोड़ी सी बात और है, उसको भी जरा हम देख लें। इसी धारा 101 के तहत बात आगे बेयर में लिखी है कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। धारा 101 के प्रावधानों को अगर हम और देखें तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, क्या किसी तथ्य का क्या करना होगा, उसको अस्तित्व साबित करना होगा। अस्तित्व साबित करने के लिए वो क्या है, आबद्ध है। कोई व्यक्ति जो किसी तथ्य को के अस्तित्व को साबित करने के लिए अगर आबद्ध है तो ऐसा व्यक्ति कहा माना जाएगा कि उस व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार है। अगर किसी व्यक्ति पर किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता है तो यह माना जाएगा कि सबूत का भार जो हो वह उस व्यक्ति के ऊपर है। ये सबूत के भार पर जो धारा हमारी 101 है वो प्रावधान कुछ इस प्रकार से करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबूत का भार जो होता है वह सिविल और
दांडिक, सिविल और दांडिक दोनों प्रकार के वादों में माना जाता है। सबूत का भाग सिविल मामलों में और दांडिक मामलों में, दोनों प्रकार के वादों में माना जाता है। साक्ष्य का यह नियम जो होगा सिविल और दांडिक दोनों में माना जाएगा। सबूत का भाग सिविल और दांडिक दोनों में होता है, लागू होता है। जब किसी तथ्य पर सारे साक्ष्य न्यायालय के सामने आ चुके हों तो ये महत्वहीन हो जाता है कि सबूत का भार किस पर है। अगर किसी तथ्य पर जितने भी उससे संबंधित साक्ष्य हैं वो सारे साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आ चुके हैं, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं, मतलब उसके बाद फिर कोई और साक्ष्य लाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में जो होगा यह महत्व, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है कि सबूत का भार किसका होगा। फिर यहाँ सबूत के भार की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, इस सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि सारे साक्ष्य जो उस तथ्य पर आधारित हैं वो न्यायालय के समक्ष आ चुके हैं। ऐसे में सबूत के भार की कोई जरूरत इस तरह की परिस्थिति में नहीं रह जाती है। ये तो हुआ सबूत का भार। अब जरा आगे आइए, साबित करने का भार या सबूत का भार इस पर होता है। सबूत का भार किस पर होता है, इसको हम साबित करने का भार भी कह सकते हैं। साबित करने का भार, सबूत का भार किस पर होता है, इसको दूसरे शब्दों में साबित करने का भार भी कह सकते हैं, जो कि धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार बताई गई है कि सबूत का भार किस पर होता है, यानी जिसे साबित करने का भार उठाना पड़ेगा। तो बेयर प्रोविजन को लेके पहले किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, जो असफल हो जाएगा, यानी दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य
ना दिया जाए। सबूत का भार किस पर होता है या साबित करने का भार किस पर होता है? वह धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी ओर से भी कोई साक्ष्य ना दिया जाए। तो अभी हमने 101 में देखा था कि जो न्यायालय से यह चाहता हो कि न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय सुनाए तो उसे अपने पक्ष में साक्ष्यों को प्रस्तुत करना होता था। यहां पर कि साबित करने का भार ये इसका स्थान बदलता रहता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं तो अब दूसरे पक्ष के ऊपर ये भार चला जाएगा कि वह अपने पक्ष में साक्ष्य को प्रस्तुत करे। तो ये बात इस धारा में यही बात कही जा रही है कि यदि किसी एक पक्ष ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है या उसने कह दिया है, अपने तथ्य को साबित कर दिया है, तो ये भार साबित करने का दूसरे पक्षकार के ऊपर चला जाएगा। दूसरा पक्षकार इस बात को साबित करेगा कि जो पहले वाले ने कहा है वह सत्य नहीं है। उसको अपने तथ्यों से और अपने साक्ष्यों से यह बात साबित करनी पड़ेगी कि वह जो बात कह रहा है वह तथ्य सही है और साक्ष्य पर आधारित है। तो सबूत का भार ये बदलता रहता है। साबित करने का भार जो होता है यह एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर बदलता रहता है, जबकि हमने पहले देखा था कि जो सबूत का भार होता है वो बदलता नहीं है, अस्थायी रहता है। लेकिन साबित करने का जो भार होगा वो एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर अंतरित होता रहेगा। अगर किसी एक ने कोई साक्ष्य दे दिया है तो दूसरा उसका खंडन करने के लिए अपने पक्ष में साक्ष्यों का निर्माण करेगा। ये मुख्य अंतर है सबूत का भार और साबित करने के भार के बीच में। तो इस प्रकार से सबूत का भार और साबित करने का भार जो था वो इन प्रावधानों से धारा 101 और धारा 102 के तहत हम समझ सकते हैं। अब आगे हम आते हैं थोड़ा सा अगर कोई विशिष्ट तथ्य है विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, अगर कोई विशिष्ट तथ्य न्यायालय के समक्ष साबित करना है तो वो सबूत का भार किस पर होगा, इसके बारे में धारा 103 साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 में बताया गया है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि उसके अस्तित्व पर विश्वास करे। अब चलिए देखिए विशिष्ट तथ्य के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सामान्य तथ्य और सबूतों की बात थी, लेकिन अगर कोई विशिष्ट तथ्य है किसी प्रकार से वो विशेषता से सहित है तब उसके बारे में सबूत का भार किस व्यक्ति का होगा। तो ये धारा 103 के प्रावधानों को अगर हम देखें तो ये कहता है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि उसके अस्तित्व पर विश्वास करे।
उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि जो बात वह कह रहा है विशिष्ट तथ्य के बारे में वह सत्य है। तो ऐसे में उसे ही साबित करना होगा कि जिन विशिष्ट तथ्यों को वह बता रहा है वह सत्य है और वह साक्ष्य पर आधारित है। तो इन विशिष्ट तथ्यों को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो उन विशिष्ट तथ्यों को साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह विकृत चित्त है, पागल व्यक्ति है, जो कि विधि की दृष्टि में अपराध करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यह बात उसे स्वयं साबित करनी पड़ेगी कि वह विधिक रूप से पागल है या विकृत चित्त है, जिसकी वजह से वह अपराध करने में असक्षम है। तो ये जो विशिष्ट तथ्य है, इसको साबित करने का भार उस व्यक्ति पर ही होगा जो न्यायालय से चाहता है कि उसकी बात को स्वीकारा जाए या माना जाए। तो इन विशिष्ट तथ्यों के आधार पर उस व्यक्ति को ही इसे साबित करना होगा जो न्यायालय से चाहता है कि उसके अस्तित्व पर, ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व पर विश्वास करे। अगर न्यायालय से वह विश्वास कराना चाहता है तो उसको इस बात को साबित करना होगा कि वह विशिष्ट तथ्य जो वह बोल रहा है वह उसके पक्ष में है, वह उससे संबंधित साक्ष्यों को दे सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने विकृत चित्तता के बारे में बताया आपको, तो विकृत चित्तता साबित करने का जो भार होगा, चूंकि यह कोई विशिष्ट तथ्य है, इसलिए उसी व्यक्ति पर होगा जो यह कहे विशिष्ट तथ्य जो है, विकृत चित्तता जो है, उसको किसी भी अपराध से छूट मिलेगी तभी जो वह अपने आप को साबित कर देगा कि वह विकृत चित्त है। तो साक्ष्य अधिनियम के ये जो 101, धारा 102, धारा 103 ये विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। सबूत का भार, साबित करने का भार, साक्ष्य अधिनियम का एक महत्वपूर्ण यह सवाल है जो कि 6 सेमेस्टर में पूछा जाएगा। इसको थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, उसको समझिएगा, और फिलहाल इतना ही।